गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब। मेरे साथ है सबीन फारूक। प्रोग्राम का आगाज एक सवाल से करते हैं और सवाल आपसे भी है और आपसे भी है। जाहिर है जाहिर है। तो पहले आपसे कर लेता हूँ। आप कहते हैं जाहिर है? जी जाहिर है। क्या आपको ई बाइक चाहिए? ई बाइक हाँ मुझे चाहिए। क्या आपको ई बाइक चाहिए? अगर आपका जवाब भी हाँ में है, अगर तो आप स्टूडेंट हैं पंजाब में तो फिर तो आपके लिए यस है, लेकिन आप स्टूडेंट नहीं है पंजाब अब में। मैं नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ ना। लेकिन आप दोबारा से तालीम हासिल करने का प्लान कर लीजिए। इफ यू वांट एन ई बाइक, हाँ मास्टर्स में एडमिशन लिया जा सकता है, पीएचडी में एडमिशन लिया जा सकता है। मॉन्टेसरी। हाँ, एक मुझे मुफ्त की बाइक लेने के लिए। नहीं, मुफ्त की बाइक नहीं है। मुफ्त की नहीं है, 8,000 रुपए माना किस्त है। 8,000 रुपए इज नथिंग फॉर एन ई बाइक। एग्जैक्टली लेकिन अच्छा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए एक ये अच्छी खबर भी होगी और ऑब्वियसली उनके लिए उनको इसकी जरूरत भी है। मुझे चाहिए लेकिन मैं स्टूडेंट नहीं बन सकता अभी। तो फिर आप रहने देना। नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि फैसला ऐसा हो जाए कि एंकर्स को भी मिले। एंकर्स को मिले, क्या बात है। क्योंकि जो मकसद है इसका वो बहुत जबरदस्त है। वो ये है कि आपने पोल्यूशन को कम करना है। उसकी रोकथाम के लिए पंजाब में तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का फैसला कर दिया गया है। लाहौर में 10,000 स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का प्लान तैयार हो चुका है और इस पूरे प्रोजेक्ट पे 2 अरब 45 करोड़ रुपए लागत आएगी और पहले साल 8,694 रुपए माहाना के अदा करनी होगी। ये वाली क्यूट है जो पहले की। हाँ वैसे ऑनेस्टली अगर स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए और इतना बड़ा जो एक इसके पीछे मोटिव है कि आपने पोल्यूशन को कम करना है किसी भी तरह से, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल है 8,000 इज नथिंग। और वैसे भी आजकल जितनी महंगाई हो गई है कि हर कोई प्राइवेट कैब्स अफोर्ड नहीं कर पा रहा होता। पेट्रोल प्राइसेस ऑलरेडी हमारे सामने होती हैं, तो एक अफोर्डेबल सवारी ऐसी हो जिससे आपकी फिजा भी आलूदा ना हो। एग्जैक्टली इन दोनों चीजें हैं ना, एक तो अफोर्डेबल, दूसरा आपकी फजाई आलूदगी में कमी होगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरें शामिल करते हैं और बात मौसम की करते हैं। और जब बात पाकिस्तान के मौसम की है तो मुल्क के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं ज़ाहिर है धुंध की लपेट में है और बेशतर जो बालाई इलाके हैं वहाँ मौसम सर्द है, खुश्क है। जबकि नॉर्दर्न साइड की बात करें या इवन अगर बलूचिस्तान के भी नॉर्थ की बात करें वहाँ पर शदीद सर्दी है। पंजाब, केपी, जितने मैदानी इलाके हैं या बलाई सिंध में शदीद धुंध है और कहीं कहीं पर स्मॉग है और इसीलिए बहुत सी शहराएं ऐसी हैं जहां पर धुंध से हद निगाह मुतासिर है। तो बाकी शहरों का टेम्परेचर आज क्या रहेगा सबीन? बिल्कुल आपको बताते हैं क्या टेम्परेचर रहेगा। सबसे पहले हम इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में कम से कम 5 ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में कम से कम 5 ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में कम से कम 12 और ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड है और पेशावर में कम से कम 5 ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा में -2 और 11 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है आज का मौसम। शुएब लाहौर में बादल हैं सिर्फ अभी और बाकी हर जगह सूरज है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। और कोयटा में बहुत ज़्यादा ठंड है, -2। यस। चलिए चीन लेकर चलते हैं। ठंड तो यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर फेस्टिवल हो रहा है, हर्बन आइस एंड स्नो फेस्टिवल। यहाँ पर आइस और स्नो से शाहकार तराशने का मुकाबला शुरू हो चुका है। स्नो बर्फ इससे मुजस्मे तख्लीक करने के मुकाबले में 12 मुल्कों से आर्टिस्ट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और आइस के साथ अपनी फनकारी दिखाने के लिए 30 मुल्कों से खिलाड़ी मैदान में उतर आए हैं। बेलचा, हथौड़ी और दीगर औजार मशीनरी के साथ आर्टिस्ट पहुंच चुके हैं और शाहकार तराशने में मसरूफ़ हैं। और ये कोविड के बाद हम देख रहे हैं कि हर्बन में रौनकें लौट आई हैं और आर्टिस्ट एक बार फिर बैनुल अक़वामी मेले में अपनी सलाहियतों को मनवाने के लिए बेताब हैं। और हर्बन आइस एंड स्नो फेस्टिवल ने दुनिया के सबसे बड़े आइस और स्नो थीम अम्यूजमेंट पार्क की हैसियत से अपना नाम इस साल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है कि बहुत ग्रैंड लेवल पर इन्होंने ये अरेंज किया है इस अम्यूजमेंट पार्क को। और शुएब देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने इसको बनाया है, ओवरऑल ऑर्गेनाइज भी किया है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक तो ठंड अलग बात और दूसरा ये कि आपने स्नो को मैनेज किस तरीके से करना है, जो भी आप स्कल्पचर बना रहे हैं उससे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। और पूरी दुनिया से ज़ाहिर है इसीलिए आर्टिस्ट यहाँ पर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको जर्मनी लेकर चलते हैं जहाँ की आम शाहराहों पर इस वक्त ट्रैक्टर्स ने ब्रेक लगा ली है। किसानों ने एहतजाज किया है और सब्सिडी में कटौती के खिलाफ ये एहतजाज हो रहा है। जर्मनी भर की सड़कें ट्रैक्टर से ब्लॉक कर दी गई हैं और मुख्तलिफ एहतजाजी बैनर्स के साथ सैकड़ों ट्रैक्टर्स हॉर्न बजा रहे हैं और बर्लिन के ब्रांडनबर्ग गेट पहुंच चुके हैं। ट्रैक्टर्स इनका एक काफिला 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जर्मनी के दारुल हुकूमत में इस वक्त मौजूद है और ज़राअत से जो ज़राअत का जो शोबा है वहाँ पर जो सब्सिडीज़ थी जो वो कम की गई उसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। और किसानों का ये जो एहतजाज है ये हफ्ता भर जारी रहेगा
और इस एहतजाज में यही उनकी तरफ से कहा गया है जितनी अहम शाहराहें हैं, मोटरवेज़ हैं, हाईवेज़ हैं, उनको बंद कर दिया जाएगा और ब्लॉक किया गया है कि ज़ाहिर है वो कह रहे हैं कि सब्सिडी ना काटी जाए। और साथ साथ देखा जाए तो जितने भी मुजाहिरीन हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो ओवरऑल जो कुछ इमेजेस, कुछ वीडियोस सामने आई थी इस प्रोटेस्ट की, दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। ओवरऑल जो था बहुत स्ट्रॉन्ग थी कि किस तरह से वो गुस्से में थे और किस तरह से वो मुतालबा कर रहे थे कि हमारी बात को माना जाए। और जो इस तंजीम के सदर हैं वो कहते हैं ये एहतजाज हमारा हक है। आगे बढ़ते हैं और ख़बरें हैं वो शामिल करते हैं। ये तो बात हमें जर्मनी की कि यहाँ के एहतजाज से मुताल्लिक की। अब एक मुल्क ऐसा जहाँ पर एमरजेंसी नाफिज है, एक मुल्क ऐसा कि जहाँ से एक ख़तरनाक कैदी जेल से फरार हुआ भाग गया। और ये मैं बात एक्वाडोर की कर रहा हूँ कि इसीलिए यहाँ पर इमरजेंसी नाफिज हुई है। और सदर ने ऐलान किया है कि एक्वाडोर की जो जेल है उससे बदनाम ज़माना ड्रग लॉर्ड भाग निकला है और कैदियों ने जेल गार्ड्स को यरगमाल बनाया। मनशियात गैंग के सरगना के फरार होने के बाद मुल्क भर की कई जेलों में वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। कई जेलों में सूरत हाल सिक्योरिटी फोर्सेस के काबू से बाहर हो चुकी है। एमरजेंसी के नफाज के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि वो मुजरिमों को और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ खुलकर कार्रवाई करें। फोर्सेस ने मुल्क भर में अहम मकामात पर अपनी पोजीशंस भी संभाल ली हैं और जगह जगह सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जेलों की भी तलाशी ली जा रही है और सूरत हाल को काबू में लाने की कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। बहरहाल इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है सिर्फ एक शख्स के जेल से भाग जाने की वजह से। ऑब्वियसली एक शख्स पीछे गैंग होगा, एक शख्स तो सामने है सिर्फ, क्योंकि उसके बाद भी ये आ रही थी खबरें कि कुछ बार दातें होना शुरू हो गई थी जिससे सब अलर्ट भी हो गए थे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एक और अच्छी खबर हम देते हैं। ई बाइक्स के बाद एक और ज़बरदस्त खबर ये है कि निगरान हुकूमत ने आईफोन्स किस्तों पर देने का मंसूबा शुरू कर दिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अब किस्तों पर आईफोन्स देंगे। निगरान वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उमर सैफ ने 12 जनवरी से टेलीकॉम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके ताउन से तफसील जारी की है और उन्होंने कहा है कि आईफोन्स किस्तों पर देने का प्रोग्राम सार्फिन को जदीद तरीन मॉडल के फ़ोन्स हासिल करने के काबिल बनाएगा और किस्त की अदायगी में नाकामी पर ऑब्वियसली पीटीए का जो हैंड डिवाइस होगी उसको पीटीए जो है उसको ब्लॉक कर देगा। और जाहिर सी बात है उसमें आइडेंटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन और ब्लॉकिंग जो सिस्टम है सारा उसका सहारा लिया जाएगा और टेलीकॉम कंपनियां एक साथ के मंसूबों के जरिए सार्फिन को बराह रास्त स्मार्टफोन फराहम करके एक अहम किरदार अदा करने के लिए तैयार है। तो अब सब तैयार हो जाए, जो कहते हैं जो आईफोन बहुत महंगा है हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, तो अब उनके लिए उन्होंने थोड़ी सी ये रिलीफ उनको दिया है कि आप किस्तों पर आईफोन ले सकते हैं। उनका ये एक मकसद ये भी है कि जाहिर है सहूलत होनी चाहिए। स्मार्टफोन्स जो हैं वो हर किसी के क्या कहते हैं उसको, दस्तरस में नहीं है, दस्तरस में औकात से बाहर है। हाँ, तो अब इतनी महंगाई में अगर इस तरह से लोगों को रिलीफ दिया जाए कि आप ऐसे ऐसे करके, आसानी दी जाए कि आप ऐसे करके वो चीज़ हासिल कर सकते हो, आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। इट इज अ गुड स्टेप इफ होता या कम पैसों में नहीं, होता? अगर वो इंस्टॉलमेंट के बाद कीमत बहुत बढ़ ना जाए। फॉर एग्जांपल अगर आज भी आप किसी बैंक से इंस्टॉलमेंट पर लेते हैं फ़ोन, तो आईफोन 15 तकरीबन 1,40,000 रुपये महंगा आपको पड़ता है। तो अगर इस तरह इंस्टॉलमेंट से आप चीज़ें लेकर आ रहे हैं तो बस वो फिर बहुत महंगा ना पड़े। हाँ, लेकिन पता नहीं इंटरेस्ट कम हो। अभी वैसे अभी देखते हैं कि उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, या मुकम्मल प्लान भी हमारा ज़ाहिर है वो इंटरेस्ट सामने आएगा। हमारा मतलब अवाम का इंटरेस्ट है, का इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली है, उसमें दूसरा इंटरेस्ट लगने के नहीं लगना ये बार क्योंकि अगर दूसरा इंटरेस्ट लग गया तो फिर अवाम का इंटरेस्ट खत्म हो लूज हो जाएगा। जाएगा। सबसे आगे में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में ताहियात नाअहली कलदम करार दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो नाअहली है वो ताहियात नहीं होगी। 6-1 के तनासब से समीउल्लाह बलोच केस का कल फैसला। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 62(1)(f) का अस खुद इतलाक नहीं होता। अदालती फैसले और नाअहली की मुद्दत के तयन का कोई कानूनी तरीक़ेकार मौजूद नहीं है। 62(1)(f) को आइन से अलग नहीं पढ़ा जा सकता। अदालती डिक्लेरेशन के जरिए 62(1)(f) की तशरीह आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। तो कल का दिन PMLN के लिए बहुत अहम था, चूंकि ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब पर जो एक तलवार लटक रही थी नाअहली की इलेक्शन से पहले, वो तलवार हट गई है। इसे कह रहे हैं आपके एक क्लियर कट जो है ना चीज़ें हो गई हैं उनके लिए, क्लीन चिट मिल गई है, या कहना चाहिए कि फ़िज़ा उनके लिए बड़ी साजगार हो गई है। लेकिन जब हम बात आम इंतखाबात की कर रहे हैं सबीन, अब 1 माह बाकी है, लेकिन अगर हम देखें PMLN को तो हम देखते हैं कि मंशूर सामने नहीं आया, टिकटों की तकसीम पर हतमी फैसला नहीं हुआ, जलसे जुलूस हमें नज़र नहीं आ रहे।
लेकिन एक मामला अलबत्ता ऐसा है जिस पर पेशरफ्त उनकी पहले दिन से नजर आ रही है। 21 अक्टूबर के बाद से वो है कभी सिंध में जाना, कभी बलूचिस्तान का रुख करना। और सिंध में अगर मैं देखूं तो पीपल्स पार्टी मुखालिफ जो इत्तेहाद बनाया गया, इसमें स्पेशली MKM के साथ PMLN की बैठक लगी और एक दूसरे के बहुत करीब भी आए। और फिर ये एक दावा किया गया कि दोनों जमातें साथ मिलकर सिंध में वज़ीर आला लाएंगी। अब ये कैसे मुमकिन होगा, इस पर भी बात कर रहे हैं। क्या मुस्लिम लीग नून इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है, जाके उम्मीद बहुत ज़्यादा है? इस पर बात कर लेते हैं। हमें PMLN के रहनुमा और इस वक्त सिंध को जिस तरह से वो देख रहे हैं PMLN के पर्सपेक्टिव से, सिंध के नून लीग के सिंध के सदर हैं बशीर मेमन साहब, साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बशीर साहब, नून लीग का ना मंशूर सामने आया, ना जलसे जुलूस सामने आ रहे हैं, ना रैलियां निकाली जा रही हैं, ना इंतखाबी माहौल में वो गहमा गहमी नजर आ रही है PMLN की तरफ से, ना टिकटों की तकसीम पर अभी वाज़ेह चीज़ें सामने आई हैं। क्या मामला है? क्या बिल्कुल उनको है कि बस इलेक्शंस होने हैं और जीत जाना है, वज़ीर आज़म बन जाना है, या कि कोई इब्हाम है इलेक्शन को लेकर? अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे अपने शो पे लिया और मुझे इस काबिल समझा। ये मेरे अल्लाह का मुझ पर करम है। मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, आपके जो सवालात हैं, एक तो मैनिफेस्टो का, मैनिफेस्टो हमने बहुत रिसर्च करके, मैनिफेस्टो की हमारी कमेटी है उसने बनाया है और इंशाल्लाह वो कोई ऐसा मसला नहीं है हमारे लिए। मैनिफेस्टो, हमारा मैनिफेस्टो तो पीछे नहीं था। हमारा मैनिफेस्टो है तरक्की, इकॉनमी की जो है वो ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, IMF से जान छुटवाना, ये हमारा मैनिफेस्टो में शामिल है। लॉ एंड ऑर्डर, अमन अमान, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तालीम, सेहत और ये सारी की सारी चीज़ें हमने तो पिछली कारकर्दगी में मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में उन्होंने और शहबाज शरीफ साहब ने पहली जब भी उनकी हुकूमत रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपने मैनिफेस्टो एक तरह से हमें रिपीट करने की ज़रूरत है, जो कि हम रिपीट कर रहे हैं और उसमें कुछ चीज़ें जोड़ रहे हैं। अच्छा, मॉडर्न लाइंस पे उसको बना रहे हैं। शायद IT वगैरह भी कोई रोल हो उसमें। हम एक जमात है जो जमात पहचानी जाती है डेवलपमेंट के साथ, जो पहचानी जाती है इकॉनमी के बेहतरी के साथ। तो अब उसमें ये अबहाम जो खामखा में पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये मुझे नहीं समझ आती कि हमारा मैनिफेस्टो तो वही है, तरक्की। हमारे कायद ने जिस दिन पहले दिन आए थे 21 अक्टूबर को, उन्होंने जो तकरीर कर दी थी, आप ये समझ लें उसी की ज़ाहिर है उसको एक्सप्लेन करना, उसको वर्ड्स में लाना, फिर उसकी प्रिंटिंग। बशीर साहब, वैसे उसमें भी कोई मंशूर की बात तो नजर नहीं आई थी और लोग यही बात कर रहे थे कि मंशूर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वापस आने का इस्तकबाल, जश्न वो तो जरूर था लेकिन नजर नहीं आ रहा था। अच्छा, ये भी आपकी तरफ से पता लग रहा है कि जो पुरानी चीजें वही है, कुछ भी नया तो ऐड किया नहीं जा रहा, पहले जो काम किया है वो काम आप लोग रिपीट करेंगे पाकिस्तान को। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो अवाम का एतमाद कैसे बहाल करेंगे, लोग कैसे आप लोगों को वोट देंगे जब ना तो कोई नई चीज है, क्योंकि जो बातें आप कर रहे हैं वो तो बाकी जमातें भी कर रही हैं, तो आप क्या नया कर रहे हैं? लोग क्या नया देखें और आपको वोट देंगे? जलसे जुलूस करते वो तो आप लोग नजर नहीं आ रहे, कैंपेन तो मुस्लिम लीग नून ने अभी तक शुरू नहीं की, इसकी क्या वजह है? बेटा, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। हमारा मंशूर तो पहले दिन से वही है जो मैंने आपको बताया, इकॉनमी को बेहतरी, इकॉनमी की बेहतरी जो कि बिल्कुल बीमार नहीं, ICU में है, उसकी बेहतरी, डेवलपमेंट जो कि बिल्कुल नहीं हो रही, हाईवे गुम हो गया, मोटरवे उसको बहाल करना, और उसके बाद डेवलपमेंट, इकॉनमी की बेहतरी, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, यानी बशीर साहब, यानी मंशूर के मामले पर आप कह रहे हैं कोई इबाम नहीं है, तो फिर एक जुमला ले लीजिएगा कि एक मामला है जिस पे इबाम है, वो एक नशिस्त है जिस पर इबाम है। मैं चाह रहा हूं उस पर फिर कमेंट आपसे ले लेते हैं। NA 242 जो कि जरा आप सिंध को बड़े क्लोजली इस वक्त देख रहे हैं नून लीग के पर्सपेक्टिव से, आप सदर हैं नून लीग के सिंध में। NA 242 ये फैसला कब होगा कि शहबाज शरीफ या मुस्तफा कमाल? बेटा, ये फैसला मेरे ख्याल में हो चुका है, अभी 1-2 दिन में अनाउंसमेंट भी हो जाएगी।
ये फैसला हो चुका है बेटा। अच्छा, जाहिर है हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। किसकी मानी गई है वो फिर? भी हमें आपकी साथ या लेकर के चलना चाहते MQM हैं। की? और वो हम बेटा ये तो लीडरशिप ने फैसला करना है, हमारी बातें हो चुकी है हर एक से। अच्छा, आप यकीन करें, यानी हम बशीर जलसे साहब, जुलूस जब यानी हम ये धूम धड़के में नहीं, हम अब जरा काम आप ये में तो नहीं believe बता रहे करते मुझे कि शहबाज शरीफ साहब होंगे या मुस्तफा कमाल, लेकिन आप ये जरूर कह रहे हैं कि फैसला हो गया है। सो आइदर शहबाज शरीफ और मुस्तफा कमाल एक इस सीट को छोड़ देगा, ये फैसला हो गया है। बेटा मैं कोई इस तरह की बात नहीं करना चाहता जो कि मैं अपने कद से बड़ी बात कर जाऊं। मैं एक बात आपको कर रहा हूं, आप कह रहे हैं मुस्लिम लीग को, हम धूम धड़के में बिलीव नहीं करते, हम ढोल बजाने ढोल पताशे में बिलीव नहीं करते। नहीं, मैंने तो सादा सवाल किया है, कोई एक बैठ जाएगा, आप कहते हैं एक बैठ जाएगा। जारी है। हाँ, मेरे बेटा मेरी बात तो सुनिए। जी 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 जी, मैं कह रहा हूँ कि मेरा पूरा जवाब सुनेंगे तो आपको मुझे सवाल करने की शायद जरूरत ना महसूस हो। देखिए आपका मॉर्निंग शो है और कई लोग देखते हैं और पूरी फैमिलीज देखती है। मैं आपको एक अर्ज कर रहा हूँ कि इट इज़ नॉट दी ये फैसला हो चुका है बेटा, नंबर 1। नंबर टू मैं अपने कद से बड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ। ये मेरी लीडरशिप खुद ही फैसला करेगी, खुद ही ऐलान करेगी। और इंशाल्लाह मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो हमने इत्तेहाद है हमारा सिंध की हद तक और या पंजाब की हद तक, वो इंशाल्लाह बिल्कुल आपको क्लियर वाज़े नज़र आएगा, सड़कों में भी नज़र आएगा। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली ना MQM, ना JUIF, ना GDA, सिंध की हद तक हम धूम धड़के वाले ढोल पताशे वाले है ही नहीं, हम नारों वाले है ही नहीं। हम तो बात करते हैं जो हम करेंगे और सिंध की तरक्की करेंगे और पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा तो ऐसे में बशीर साहब सिंध में मिलकर आप लोगों का वज़ीर आला लाने का भी दावा है कि आप ये प्लान भी है, ये कैसे मुमकिन होगा? किस तरह से एडजस्टमेंट्स होंगी? मैंने कहा कि एडजस्टमेंट्स भी होंगी, हम एक दूसरे को स्पेस दे चुके हैं। चले मैं ये आपको इतना बता देता हूँ। अच्छा। हम एक दूसरे को स्पेस भी दे चुके हैं, हम एक दूसरे को स्ट्रेंथ भी दे चुके हैं। ANP है बेटा, हमने एक दूसरे को स्पेस भी दी है, एक दूसरे को स्ट्रेंथ दी है। हम एक दूसरे की वीकनेस नहीं बने, हम एक दूसरे की वीकनेस ही बने। वो जो 64-65% वोट है वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने, एक दूसरे की वीकनेस नहीं बने। हमने एक दूसरे को वो नहीं किया, हमने इलेक्शन लड़ने की बात नहीं की, हमने इलेक्शन जीतने की बात की है और सबका ये बेट ऑफ माइंड है। बशीर साहब, लेकिन ANP की क्या स्ट्रेंथ है, MQM की वहां पे क्या स्ट्रेंथ है, या इवन PMLN की भी सिंध में क्या स्ट्रेंथ है? बेटा पता लग जाएगा आपको इंशाल्लाह। 8 फरवरी को पता लगेगा या 2-4 दिन में पता लग जाएगा किस तरह की बातें हो रही है हमारी। अच्छा, मतलब ऐलानात जब होंगे, मैंने कहा ना ऐलानात की हद तक रह गया, बाकी तो हमारी स्ट्रेंथ तो उस दिन पता। देखिए 62% आप सिंध के हवाले से बात करेंगे, 62 है, 64% है वो वोट था एंटी पीपल्स पार्टी। वो इंशाल्लाह इकट्ठा होगा बेटा, वो इकट्ठा हो चुका है, ठीक है। और उसका सिर्फ ऐलानात होना बाकी है। अच्छा चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं लीडरशिप ने फैसले काफ़ी कर लिए हैं, ऐलानात होना बाकी हैं, और ज़ाहिर आप इस पोजीशन में नहीं है शायद कि आप बता नहीं पा रहे कि वो ऐलानात क्या हैं। चलिए सिंध की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं। कराची में क्या नया करेगी? अगर नून लीग हुकूमत बना लेती है तो वहाँ पर क्या नया काम होगा कराची के मसाइल हल करने के लिए? बेटा कराची के मसाइल के हल के लिए मैं सबसे पहली बात बताऊँ कि कराची का मसला है पानी का। जो घरों में पानी आता है वो टैंकरों के थ्रू आता है। इंशाल्लाह वो एक लीडर साहब ने फरमाया था शहबाज शरीफ साहब को कि जी मेरे घर में पानी टैंकर से आता है। बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है वो, 15 साल से उनकी हुकूमत है। हम उनको ये बता देना चाहते हैं कि इंशाल्लाह आपके घर में
टैप वाटर आएगा। बशीर साहब, घर में जो टैप काम वाटर आप आएगा लोग और मिलकर भी टैंकर नहीं की कर आपको जरूरत सके, नहीं पड़ेगी। जो काम हुकूमत में पीपल्स पार्टी PMLN ये जमातें इकट्ठे होकर नहीं कर सकें, वफाक और सूबे में एक जैसी हुकूमतें होकर नहीं कर सके, वो काम अब कैसे होगा जबकि PMLN और पीपल्स पार्टी एट क्रॉस रोड हैं? अभी हमारे पास नवाज शरीफ का विजन है। अच्छा, शहबाज की स्पीड तो थी ही थी। जी हाँ बेटा, और मरियम नवाज की लीडरशिप क्वालिटी, कुर्बानी देने की जो उसके पास स्ट्रेंथ है वो हमारे पास मौजूद है। फिर हमारी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं, आपको उनका भी पता लग जाएगा कि वो कितने एक स्ट्रेंथ वाले लोग हैं। MQM ठीक है, यानी ये चीजें अब सामने आ जाएंगी जब कितना एक इलेक्शंस होंगे। बर्दाश्त कर रहे हैं इस मरतबा। ठीक है सर, ये तो इलेक्शंस डिफाइन कर देंगे। नहीं बेटा, ये 2 या 3 दिन में बिल्कुल। अच्छा, आपको इलेक्शन 2 से या 3 पहले दिन में डिफाइन हो ऐलानात जाएगा। होंगे और उसके बाद आपको देखेगा। जी हाँ, इंशाल्लाह। ठीक है। और अब इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले पीपल्स हम पार्टी की मैं जरूर सिंध करना की चाहूंगा आवाम बशीर साहब को- आपसे। ये तो आपने कह दिया कि सिंध की आवाम आप पे भरोसा भी कर रहे हैं और थोड़े दिन में जो ऐलानात होंगे उससे मालूम भी हो जाएगा कि आपका इत्तेहाद इस वक्त कितनी स्ट्रांग पोजीशन पर है। जब आप DGFI गए थे सर, तो उस वक्त बहुत से मामला सामने आए, स्पेशली अगर पीपल्स पार्टी के पर्सपेक्टिव से हम देखें, वह फालूदे वाले का अकाउंट, वो छाबड़ी वाले का अकाउंट, बहुत से अकाउंट में बहुत से पैसे निकल जाना, तो वो मामला ज़रा फिर दब गए। अब ऐसे में आप अपने उस सारी इनसाइट्स के हवाले से कमेंट कीजिएगा कि पीपल्स पार्टी के लिए ये मामलात आगे चलकर क्या नई मुश्किल खड़ी कर सकते हैं माजी में जिन्होंने सर उठाया था? बेटा, नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है। उसके जो चेयरमैन है, उनका अपना एक काम है, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। ना मेरे बोलने पे काम करेंगे, ना मेरे गाइडेंस पे काम करेंगे। उनके पास बड़ी प्रोफेशनल टीम है। अब अगर मेरा ज़ाती कमेंट लेना चाहते हैं तो उनके पास बहुत प्रोफेशनल टीम है। उनके इन्वेस्टिगेटर्स बेहतरीन हैं। चूंकि वो केसेस आपके दौर में बने थे ना, इट्स ये नॉट मेरा जस्ट ज़ाती नैब, काम है। इसमें ज़ाहिर है बहुत से इदारों के मिलकर इसमें चीज़ें सामने आती हैं। तो उन केसेस में सब्सटेंस कितना था? क्योंकि ज़ाहिर है बाद में उसमें बात होना बंद हो गई। बेटा, सब्सटेंस इतना था कि 23 अरब रुपया पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में जमा हुआ था नैब में, VR की सूरत में, जो फेक अकाउंट केस का था। 23 अरब, मैं 23 बिलियन की बात करूं, B फॉर बिलियन, BILLION, अगर मैं स्पेल सही कर रहा हूँ। जी बिल्कुल सही। 23 अरब रुपया लोगों ने जमा करवाया था और अभी तो इंक्वायरियाँ शुरू ही नहीं हुई थी। अच्छा, तो अब इंशाल्लाह ये जनरल साहब हैं और जाहिर है उनके पास प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट टीम है, इन्वेस्टिगेटर्स बेहतरीन है। तो वो ज़रा इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन वो जो मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, ज़रा आपके पास उस वक्त बहुत सी फाइलें आई होंगी, बहुत से मामला देखे होंगे आपने, बहुत सी शख्सियात जिनकी बहुत सी सियासी वाबस्तगियाँ थी वो देखी होंगी। तो बस एक छोटा सा कमेंट, हमारे सियासतदान, हमारी सियासी जमातें, करप्शन किस हद तक है इनके अंदर? बेटा, मैं अब इस तरह की कोई बात करूं जो कि अभी सब जुडिस मैटर कोर्ट में, तो मुनासिब नहीं। ठीक है बशीर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। ज़ाहिर है चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो फिर मामला क्लियर होगा कि कौन कितने पानी में है, वो चाहे फिर करप्शन की बात हो, वो चाहे इंतखाबात का माहौल है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। अब ये जो थोड़ा मंजर बदलता हो अभी आपको नजर आएगा, तो मैं कहूँगी कि आप लोग अपने जो टीवी लाउंज पे भी बैठे हुए या आप अपने ऑफिसेज में हमारा शो देख रहे हैं कहीं भी, तो आई एम डैम श्योर कि आप अपनी सीट से खड़े जरूर होंगे और आप भंगड़ा डालेंगे। या सीट से खड़े नहीं होंगे तो सीट पे हिलना जुलना शुरू कर देंगे। अच्छा, नहीं भी चाहेंगे ना तो आपकी बॉडी खुद ब खुद हरकत करना शुरू कर देगी। और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि शुएब को हम किसी भी तरीके से थाम सकेंगे। बांध दे फिर मुझे। वैसे करना ही चाहिए, तो आपको रस्सी से बांध देना चाहिए था सोफे तक। जनाब, बात हो रही है ढोल की, और जब ढोल की थाप हो तो उस पर भंगड़ा तो होता ही होता है। लेकिन आज हम ढोल की बात क्यों कर रहे हैं? चूंकि आज हमारे साथ है ज़ेबी खान और उनके ढोल के चर्चे हैं। वैसे तो बड़े लोग बजाते हैं, लेकिन जो ज़ेबी खान बजाते हैं ना,
क्या फन है और क्या कमाल है उस फन में उनका, सोशल मीडिया पर हर तरफ वो छाए अच्छा, हुए वो हैं। कहते हैं जी हमारा इम्पोर्टेड ढोल है। इम्पोर्टेड वर्जन है, इम्पोर्टेड वर्जन है, एग्जैक्टली। मतलब जो Updated ढोल version। किताब है वो अपडेटेड है, मतलब वो मॉडर्न दौर के लिहाज से है। वो मॉडर्न दौर के लिहाज से इसलिए है कि आप उनको कोई भी गाना बताएं, कोई भी म्यूजिक बताएं, वो उस पर ढोल की थाप बना देते तो आप कॉल भी करें जी, अपनी मर्जी का आज गाना बताएं। तो ज़ेबी खान साथ मौजूद हैं और हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, आपका क्या हाल है? ठीक है, जबरदस्त, आप सुनाएं। शुक्र। आपकी एक वीडियो पर स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, ज़ेबी ढोल ही क्यों? बस शौक है, आपको पता है, बहुत अच्छा। शौक है इसका। तो मतलब- बस ये एक दिल है हमारा, ढोल जो है मेरी जिंदगी है। ये जिंदगी है। कब से बजा रहे हैं? मुझे हो गया अपना 12-13 साल हो गए। 12-13 साल हो गए और तब से अब तक ये शौक है। अच्छा, फिर नया इसमें तर्ज किस तरह से लेके, जिस तरह आप बताते हैं कि नया वर्जन आप तो इंट्रोड्यूस वर्जन तो आपको पता है, आप देख रहे हैं सारे पूरे पाकिस्तान देख रहे हैं, हमने नया वर्जन ही निकाला है। अभी हम इतने मशहूर हो रहे हैं, लोग लाइक कर रहे हैं, क्योंकि वर्जन ना हो तो फिर उसमें मजा नहीं है। तो मेरा ख्याल है स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा सा। हाँ। ढोल आप अगर थाम लें तो फिर हम देखते हैं कि माहौल क्या बन जाता है। तो आप तैयार हैं? आप थोड़ा हौसला रखिएगा, ठीक है? नहीं रखा जा सकता। मैं हौसला ये रखूंगी। आपने चेक किया है इसको पहले। हाँ, चलें जी। जबरदस्त, बहुत एनर्जी। और अब हम जरा को टास्क देते हैं। हाँ, मॉडर्न हम आपको म्यूजिक। खुद सुनाते हैं। खुद सुनाए जी, चले जी, खुद वो खुद सुनाते हैं। सुनाएंगे। हो चिट्टा चोला सीवे दर्जी, नहीं बुलहंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, नहीं बुलहंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला मिलाई किनारी, कची निकलिए ढोले दियारी। चिट्टा चोला चिट्टा चोला ते जंग तू आया, ढोले आला वेखो तला गंग तू आया। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टे चोले दी अपनी टोरे, सोना मेंढा ढोला रेंदा लाहौरे। चिट्टे चोले चिट्टा चोला ते मेंढा ढोला, ढोला आया ते पै गया रोला। चिट्टा चोला सिरे दर्जी, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टे चोले नू लाई किनारी, कच्ची निकली ढोले दियारी। चिट्टे चोले निकलिए ढोले दियारी। हो चिट्टा चोला ते मेंढा ढोला, ढोला आया ते पै गया रोला। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। आजकल है जी शादियों का सीजन, तो मेरा ख्याल है लोगों के घर में, जिनके घर में शादियां नहीं भी है, तो शादी वाला माहौल बन चुका होगा। एक और माहौल भी है। क्या? और वो इंतखाब का माहौल है। हो सकता है कि जो जो इंतखाब जीते वो फिर रिक्वेस्ट जेबी से करे कि आज हमारी जीत के ढोल जश्न में बजाएं। आपका ढोल होना चाहिए। लेकिन हमारी वो ख्वाहिश भी तो है। क्या?
इश्क मुर्शिद हमारा गाना बहुत ही वायरल, आपको याद है अहमद जान ज़ेब साहब मौजूद हैं, उन्होंने कहा था सिचुएशन पे एक और वर्स ऐड करेंगे जो कि ऐड हो चुकी है। आपको पसंद आई है? मुझे वैसे बहुत पसंद आई है 3-4 लाइन, लेकिन मेरे ख्याल है थोड़ा सा इस पे अगर ये अपनी मर्जी से बजाते रहे तो मेरे ख्याल है वो ज्यादा बेहतर है, जैसे अभी उन्होंने ऐड की। तो अगली फरमाइश भी हमारी यही है कि आप अपनी मर्जी से खुद सुनाएं। ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लाल सिंधड़ी दा सेवन दा शाबाज कर दमा दम मस्त कर अली दा पहलाना ओ लाल मेरी हो लाल मेरी ओ चारों चराग तेरे बलन हमेशा चारों चराग तेरे बलन हमेशा पंजवा में बालन आयो बला झूले लाल सिंगड़ी दा सेवन दा शोबाज कलंदर हाँ जी दमा दम मस्त कलंदर अली दा पहलानू ओ लाल मेरी हो लाल मेरी मावां नू पीरा बचड़े दे पीरा बचड़े दे भैणा नू देवे वीर मिला झूले लालने सिंधड़ी दा सेवन दा शाबाज कलंदर दमा दम मस्त कलंदर अली दा पहलानू ओ लाल मेरी हो लाल मेरी। क्या बात है जी, जबरदस्त। अभी मैं आपको एक सुनाऊंगा जो ढोल हम बजा रहे हैं, ठीक है, उसमें आखिरी आपको सुना रहा हूँ और वो आप तवज्जो करें। करें आप करें वो सेटिंग कर दे फिर। क्या बात है। वैसे शोएब आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और इतना जबरदस्त ढोल बज रहा है और आपका कोई भंगड़ा नहीं है। मैं खड़ा हुआ अच्छा लग रहा हूँ, मेरा नहीं, मैं ख्याल है। तो चाह रही हूँ आप असल में खड़े हुए तब अच्छे लग रहे हैं। ये होगी है वैसे। कोई बात नहीं। थोड़ी सी भाई कहाँ से आप? तलागंग से। अच्छा ओके, मुझे लगा झलक फैसलाबाद की आई थी। एक सेकंड में लगा शायद फैसलाबाद से। चलो जी, रेडी है जी? जी रेडी। चलें स्टार्ट करें। क्या बात है ज़ेबी, जबरदस्त। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। आपने कितना एंजॉय किया, फीडबैक जरूर दीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। पाकिस्तान लॉन्ग रेंज राइफल एसोसिएशन के तहत पहली F क्लास नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप शाफे इमरान ने मैदान मारा और नेशनल शूटिंग चैंपियन करार पाए हैं। और ये शूटिंग का इनका जेहलम और पब्बी फायरिंग रेंजेस पर किया गया। आज शाफे इमरान साथ मौजूद हैं। शाफे, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शाफे, थोड़ा बैकग्राउंड बताइएगा इस कंपटीशन का और ये इसके कितने पार्टिसिपेंट्स थे और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? देखें जी, मोर देन 2500 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया इस इवेंट पे और ये फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान
यूरोपियन स्टैंडर्ड्स और जो सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होते हैं उनको देख के ये मैच खेला गया था। और 2500 से ज़्यादा, जिसमें इंक्लूडिंग आपके नेवल स्टाफ, आर्मी, डिफरेंट उनकी फोर्सेस, SSGs और वो सारे थे, इंक्लूडिंग सम सिविलियंस एज वेल। और फ्रॉम 200 मीटर्स ऑल द वे टू 1000 मीटर्स तक ये मैचेस थे। कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितने अरसे से आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं? देखिए, मुझे शूट किए हुए आप कह लें कि बिफोर आई प्रोफेशनली इसको मैंने किया, मुझे तकरीबन 3 साल हो गए मैं इसको प्रोफेशनली लेकर करते हुए। सही। और उससे पहले आपको पता है बचपन से ही हर किसी को आजकल के स्पेशली नौजवान जो हैं उनको बहुत से शौक़ होते हैं और वेपन्स का, और ख़ास तौर पे ये आपको डेवलप होता है एट यंगर एजेस जब आप वीडियो गेम्स खेलें या आप कोई मूवीज़, एक्शन मूवीज़ आजकल काफ़ी लोग शौक़ से देखते हैं, उससे डेवलप हुआ। लेकिन जाहिर है वही वाली बात है कि आपके पास एक ट्रेनिंग होनी चाहिए और कॉम्पिटिशन्स में एक सेफ इन्वायरमेंट में आप उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हो। अच्छा शाफी, कितने कॉम्पिटिशन्स में इसके अलावा आपने और हिस्सा लिया है? इसके अलावा मैंने और किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया था। इसके अलावा आई थिंक 1 या 2 और थे, जिनमें से आर्मी भी काफ़ी जीती है, सिविलियंस भी काफ़ी जीती हैं। और इसके अलावा आई थिंक 3 कॉम्पिटिशन्स ही होते हैं आपको जो नेशनल्स में खेला जाता है। उनमें से सबसे जो मुश्किल कॉम्पिटिशन या माना जाना जिसको कहा जाता है एफ ओपन, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। आई एम्ड कि यार मैं एफ ओपन में ही जाऊं, क्योंकि मैं एक काफ़ी अच्छा शूट कर था इसमें ऑलरेडी, और मैं इसमें प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी थी, और मेरे पास आप कहें कि इक्विपमेंट भी जो उसमें चाहिए होता है वो आपको हर किस्म का डिफरेंट चाहिए होता है। तो इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था इसी में, और इसी में माशाल्लाह से आप कहें कि सबसे अच्छे इवेंट में मैंने गोल्ड मेडल से गोल्ड मेडल लिया। नेशनल चैंपियन से। जबरदस्त। अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट कॉम्पिटिशंस थे? एक आपका 200 मीटर का था, एक 1000। आप सोचें ये डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स इसमें होते हैं, और उसमें से फिर आपका जो जीता है वो गोल्ड मेडल लेकर जाता है। होता है कि देयर इज़ लाइक अ लैडर, आपकी टीम्स खेलती हैं 5 या 10 एट अ टाइम खेलती हैं, उसके बाद एलिमिनेट हो जाते हैं। अच्छा, जो हर एक उसमें 5 या 10 की टीम में जीता है 2 या 3, वो फिर आगे जाते हैं। फिर उनमें से जो होता है वो आगे जाते हैं, लैडर स्टेज टाइप। फिर करते करते कराते फिर आपके जो फाइनलिस्ट्स होते हैं वो आ जाते हैं, और उनमें से फिर फाइनलिस्ट्स में से माशाल्लाह से वो एक जो है वो शुक्र सिलेक्ट अल्लाह होता का, है। I won the gold medal। अच्छा शाफी, अगर आपसे पूछे, ज़ाहिर है कॉम्पिटिशन भी आप विन करते आ रहे हैं, और अब आप प्रोफेशनली भी 3 साल से आपने इस करियर को आगे परसू भी किया हुआ है। एक शूटर के लिए क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए? देखिए, इट ऑल कम्स डाउन टू योर प्रैक्टिस एंड योर स्किल्स। आप ये सोचें, और एक स्पेशली आपको एक बड़े ही सेफ एनवायरनमेंट में जब आप शूट करते हैं, और आपको फुल आप कहें कि एक फ्लो में आके जब आप शूट करते हैं, तो आपके लिए ब्रीदिंग कंट्रोल करना और मेडिकली फिट होना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड बी वेरी हेल्दी इस शूटिंग के लिए, स्पेशली जब लॉन्ग रेंज जब हम लोग कर रहे हैं तो काफ़ी मुश्किलात आ जाती हैं इसमें, और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। आपको देखना पड़ता है, अच्छा आपकी विंड क्या है, आपकी एलिवेशन क्या है, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या हैं। उसके बाद जब हम लोग शूट कर रहे होते हैं, आप सोचें कि वी कैन इवन हेयर आवर हार्ट बीट, कि इतने डेडिकेशन और इतने फोकस हम लोग शूट कर रहे होते हैं व्हेन वी आर लाइंग डाउन प्रोन पोजीशन में। बहुत सी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है इसमें शाफे, बहुत ज़्यादा इसमें। इट्स अ होल डिफरेंट साइंस। आपके ये वो चीज़ नहीं जो मूवीज़ में यूजुअली देखते हैं कि अच्छा एक वो टारगेट कर रहा है, एलिमिनेट कर रहा है, कई दूसरे उसने फायर किया है, या उसने एंगेज के टारगेट को और जाके हिट कर गया। इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। मैंने जब शुरू किया 3 साल पहले, यही सोच समझ के कि यार चलो ठीक है, मूवीज़ से देखे, गेम्स बहुत शौक से वीडियो गेम्स खेल के, अच्छा यार ये तो बड़ा आसान लग रहा है, ये तो बहुत ऐसे है। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया तब जाके मैंने देखा कि इतनी टेक्निकल फील्ड है, और एट द एंड ऑफ द डे इतनी सेटिस्फैक्शन मिलती है आपको कि आप एंगेज कर रहे हैं। अच्छा यार नहीं, मेरी बुलेट क्यों नहीं लग रही, अच्छा कुछ मैंने गलत की है। इट इज एन अचीवमेंट। और शाफिर, मैं एक चीज समझना भी चाहूंगा, जरा फोर्सेस में नहीं है, लेकिन आप एक शूटर हैं, आप नेशनल शूटिंग चैंपियन भी करार पाए हैं। आपकी जिंदगी में शूटिंग कैसे आपको सपोर्ट करती है? मैं फिर दोहरा देता हूँ, जरा फोर्सेस में नहीं है, आपने उस तरह किसी जंग में नहीं जाना, लड़ना नहीं है, मुकाबला टेररिस्ट के साथ आपका नहीं है, लेकिन आप you're perfect in shooting, तो फायदा कैसे होता है जिंदगी में when it's not your career? देखिए, इट्स नॉट अबाउट शूटिंग। ये जो आपका डिसिप्लिन है, ये आपको खाली शूटिंग से महदूद नहीं रखता। इट्स समथिंग आपकी अपनी जो पर्सनल और फिजिकल लाइफ है उसमें भी आपको एक
आप सोचें अडेप्टेबिलिटी मिलती है। जैसे आप हम लोग शूटिंग के दौरान सबसे पहले हम लोग जाके एनालाइज करते हैं बिफोर इवन वी शूट द राइफल। हम लोग जब इस लोकेशन पे जाते हैं सबसे पहले हम लोग जो प्रोफेशनल जो शूटिंग करते हैं वो क्या देखते हैं, वो आपकी इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं। अच्छा यार वहाँ से विंड आ रही है, अच्छा जो सनराइज़ होगा वो आगे से होगा, ये लेफ्ट होगा, तो आपकी इन सिचुएशनल अवेयरनेस जो है वो बहुत बढ़ जाती है। आप शूटिंग कर करके मेरी सिचुएशनल अवेयरनेस इतनी कोई बढ़ गई भी, आप सोचें कि मैं अपने इन्वायरमेंट को कॉन्स्टेंटली सेंस कर रहा होता हूँ, अच्छा यार ये नहीं, अच्छा यार ये ऐसे है, ये है। तो एवरीडे लाइफ में फिर आपका ये डिसिप्लिन आना, ये करना, तो और वो ज़ाहिर है फोकस रहना सबसे बड़ी बात, और ऑब्जर्व करना, तो वो सारी आपकी स्किल्स जो है, वो सारी पावर जो है आपकी बढ़ जाती हैं। शाफी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। टिकटॉक की बात करते हैं। आजकल जिसको देखो उसको टिकटॉक बनाने का बुखार हुआ बहुत, और वो कहते हैं जी हम टिकटॉक बनाएंगे। अच्छा, अब सेलिब्रिटीज़ की बात की जाए, फैशन डिज़ाइनर्स की बात की जाए, इन्फ्लुएंसर्स या फिर कोई भी शख्स, लड़का लड़की, अब तुम कहूँगे बच्चा बच्ची, कोई भी हो, वो टिकटॉक पे हमें नज़र आ रहे होते हैं और नित नए अंदाज से वीडियोस बनाकर लोगों को महसूस कर रहे होते हैं। लोग बड़ा लुत्फानंदोज़ भी हो रहे होते हैं। अच्छा, टिकटॉक फिर उनकी पहचान भी बन जाती है एक तरह से, जब वो अपना कंटेंट ऐड करते हैं और एक सोच के साथ आते हैं कि ये हमें चेंज क्रिएट करना है, तो उस लिहाज से वो उनकी पहचान बन जाती है और वो इतने सारे लाखों फॉलोअर्स उनके हो जाते हैं। हाँ। लेकिन आज जिस टिकटॉकर की बात हम करने वाले हैं, अगर आप अपनी सास से तंग हैं, अगर आप अपनी देवरानी से तंग हैं, जेठानी से तंग हैं, ससुराल में तंग हैं, या किसी और खातून से तंग हैं, तो आपके लिए उरूज इस्माइल की कोई ना कोई वीडियो ऐसी जरूर होगी जो आप डायरेक्ट उसको भेज दें और आपका काम हो जाएगा। नंदे जेठानियाँ किस तरह से कान भरती हैं, वो देखा जाए, या बहू किस तरह के ताने उनको मिलते हैं या वो ताने दे रही होती हैं सास को। मतलब हर घर की कहानी, अगर हर घर की अल्लाह ना करे ऐसी हो, लेकिन जो अपेरेंटली हम देख रहे होते हैं कि घरों में किस तरह से चल रही होती है, तो उरूज उस तरह का कंटेंट बनाती भी है। एग्जैक्टली। तो एक पहले कंटेंट दिखाते हैं आपको, उनका झलक दिखाते हैं। मैं तो कहती हूँ दुनिया भर की तमाम तर खुशियाँ ये बहुएं डिजर्व करती हैं। बहुएं इतनी प्यारी, इतनी अच्छी होती है ना, हर चीज़ के अंदर उनको पता होता है कि यार हमें किस तरीके से अपने घर को लेकर चलना है। जी हाँ, अब आप बोल रहे होगे हाँ सारी बहुएं ऐसी नहीं होती। मेरे भाई 99% ऐसे ही होता है, 90% ऐसे ही होता है। अगली बंदी शादी करके पता है क्या निभाने के लिए ही आती है। कोई लड़की, कोई औरत नहीं चाहती कि उसका घर खराब हो, सीधी सी बात है। वहां पर चीजें ऐसी क्रिएट कर दी जाती है कि 25-30 साल से अगले बंदे के घर से आपके घर में आ रही है, आप बोलो 2 दिन में और 25-30 दिन में वो सब कुछ भूल जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो ये जो जितना बर्दाश्त करती है ना बहुएं, तो भाई मैं कहती हूँ कि सारी दुनिया की खुशियां ना अल्लाह करे सारी बहुओं को नसीब हो, आमीन सुम्मा आमीन। क्या बात है, अरूज इस्माइल की आज साथ मौजूद है। अरूज अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अरूज, ये जितनी आपकी वीडियोस है ना, यकीन जाने हर वीडियो पे लगता है कि बहुत दिल से आई है। ये वाकई ऐसे होता है? जी बिल्कुल, बनाती तो मैं बहुत दिल से हूँ, लेकिन वो आवाज जो है वो शायद कहीं ना कहीं मेरी नहीं होती है, मेरी ऑडियंस की जरूर होती है। इसका सीधा मतलब है कि आपकी सास, आपकी नंद, आपकी जेठानी, यानी आपकी देवरानी, चिल माहौल है। अरूज से किसी का मसला पंगा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं एक्चुअली कह सकती हूँ कि मैं कभी रही नहीं ना, तो मेरे साथ कुछ हो नहीं पाया। मैं तो एक दिन भी साथ नहीं रही, हमेशा से अलग ही रही, तो वो सारी चीजें हो नहीं। उरूज कभी ना कभी तो मिलने जाना होगा, कैसी बातें करी हैं? नहीं, मिलने अल्हम्दुलिल्लाह जाना आना होता रहता है, बातचीत होती रहती है, और वो तो बड़े खुश हैं भाई। वो कहते हैं चलो जबरदस्त, अच्छी बात है, करो। चले, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा उरूज, फिर कैसे ख्याल आया कि मुझे इस तरह का कंटेंट ही बनाना है फनी अंदाज में, लेकिन तकरीबन जो ज्यादातर लोग हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन भी मैं कर रही होंगी, तो किस तरह से सफर का आगाज किया? सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने छोटे बेटे के साथ, अजहान अली के साथ। सो वो वीडियो वायरल चली गई। वो एक फनी कंटेंट था, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। वो मेकअप में मुझे पहचान नहीं रहा था मेरा बेटा, तो वो एक फनी वीडियो बनाई जो कि वायरल हो गई। रातों रात वो मिलियंस व्यूज में जो है चली गई थी। वहां से सफर का आगाज शुरू हुआ, और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके कुछ स्टार्ट किया। फिर मैंने देखा कि सास बहू के टॉपिक पे मैंने 2-3 वीडियोस बनाई। वो लोगों ने
बहुत ज्यादा पसंद की एंड फिर उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। वहां से फिर बनाती गई। ये रैंडम मैंने बनाई थी, कोई ऐसा नहीं था सोच के कंटेंट बनाया अच्छा। होगा, नहीं। तो वो इस तरह से। तो अरूज, ज्यादातर जो आपका कंटेंट होता है वो आप सोच के बनाती हैं, स्क्रिप्ट होता है, या कि बस एब्रप्ट होता है, एक्सटेम्पोर होता है? नहीं, बिल्कुल रैंडम होता है। जैसे ही मैं अपना कैमरा ऑन करती हूँ ना, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। अब वो इस तरह होता है कि मुझसे, क्योंकि अब जैसे लोगों से बहुत ज्यादा मेरी बातचीत है, इंस्टाग्राम पे लोग बहुत ज्यादा डीएम करते हैं, बहुत सारी चीजें हम अपने आसपास देख रहे होते हैं, तो वो वहां से कनेक्ट करता है और फिर वो मैं दिमाग में रख लेती हूँ और जल्दी से फौरन से जैसे ही कोई चीज आती है ना, मैं बना लेती हूँ। ज्यादातर मेरी वीडियोस ऐसी होती है, तैयार श्यार नहीं, बस एवं ही कंटेंट पे मेरा ज्यादा फोकस होता है और वो फिर लोगों को पसंद आती है। तो इस तरह से कुछ सोचती जाहिर है ऐसा वो नहीं है लोगों कि की, आपकी नहीं तो कम से कम लोगों के दिल की आवाज होती है, लोग बड़ा उसको पसंद कर रहे होते हैं। अच्छा, अब गुरु से मेरा ख्याल है कुछ हम एक्ट करा भी मैं, लेते हैं, अगर ये आप समझे? इजाजत दें तो मैं उनको एक सिनेरियो सिनेरियो दे देना दें। चाहता हूं। आपने मेरे साथ अभी अगर कुछ किया, मैं आपको तो छोड़ूंगी अरूज, नहीं। मामला ये है, खातून है, उन्होंने आज लाल कलर का कोट भी पहना हुआ है, तकरीबन लाल लिपस्टिक भी लगाई हुई है, और अपने को होस्ट को बहुत तंग करती हैं मैचिंग के चक्कर में ना, कि शोएब आपने यही टाई लगा कर आनी, चूंकि मेरा कोट इस रंग का है, अब लाल मैंने लगा तो ली है, तो जरा इनके हवाले से मेरे पे होला हाथ रखना है। अच्छा, दोनों इस सिनेरियो निगाह होना चाहिए। इस सिनेरियो के हवाले से दोनों पे बनाए। हाँ भैया, क्या है भैया, मेरी बात सुन लो। क्या हो गया, क्या लाल लिपस्टिक लगा ली मैंने, क्या कोट शोट पहन लिया, क्या हो गया? जब मैं नहीं कुछ करती हूँ तो बोलते हो कि कुछ नहीं करती। अब मैंने कुछ तैयार हो गई, कोट शोट पहन के अच्छी लग रही हूँ, तो तुम्हें वो पसंद नहीं आ रही। क्या चाहते क्या हो भाई तुम हमसे? मतलब पसंद जो है ना वो आना भी नहीं है और फिर उसके बाद ऐसे बोलना भी है। तौबा तौबा, आय हाय 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 हाय। और तुम खुद बताओ मुझे, तुम खुद जो ये पहन कर आ जाते हो कोट शोट और ये पैंट शैंट सारा कुछ, हाँ इतनी सर्दी में मैं कोट भी ना पहनूं, और तुम एक बात बताओ, ये सारा जो एक ही कलर का तुम हर वक्त पहनते रहते हो, इसके बारे में क्या ख्याल है? मैंने कभी कुछ कहा तुम्हें है? बताओ। इसे कहते हैं पुट्ठी पह जाना, और ये पुट्ठी पह गई। पुट्ठी पह गई ये। और ये रूल को कैसे पता चला कि मैं एक कोट बहुत दफा चला लेता हूँ, मैं 5 सूट 75 कॉम्बिनेशन से पहन लेता हूँ। ज्यादातर मर्द ऐसे ये मैं ऐसा ही बोलती हूँ। अच्छा रूज, वो एक मैंने जान के लाल लिपस्टिक, वो आपकी वीडियो बहुत मजे की थी ना, वो लाल लिपस्टिक, अगर मैं कहता हूँ लिपस्टिक में भी कोई एक हो जाए, स्पेशली उन खवातीन के लिए जो लगाती ही लाल लिपस्टिक्स हैं। नहीं, मेरी बात सुने, एक तो लाल लिपस्टिक लगाएं या फिर कोई भी लिपस्टिक लगाएं, इनको क्या मसला है? जैसे फॉर एग्जांपल है, अब ये देखेंगी ना बहू ने लाल लिपस्टिक लगाई हुई है, नन देखेंगी तो बोलेंगी अरे तौबा, क्या तुम ये लाल लिपस्टिक लगा के हर वक्त तैयार शैयार होके बैठी रहती हो? तो हर वक्त कभी तैयार शैयार होना ना अच्छा नहीं होता, भूत चिपट जाते हैं। मगरिब के टाइम पे ऐसे तैयार होके बैठ जाती हो, और अगर नहीं तैयार होंगे तो कहेंगी क्या हाल बना लिया है, हमारे भाई को क्या दिखा रही हो तुम, ये क्या तुम्हारा तरीका है भैया? तैयार भी नहीं होती हो तुम, तो कुछ नहीं करती, ऐसी पड़ी रहती हो हर वक्त। तो इंसान करे क्या भैया? तैयार हो तो बुरे, हाँ, और अगर ना हो तो बुरे, तो क्या करे क्या इंसान? सही बात है। वैसे ये आपने इतनी खूबसूरत बात की है रूज, आपने, वैसे लड़कियों को यही सुनने को मिल रहा होता है, तैयार होती है तो कहती है इतना तैयार होगी, और ना तैयार हो तो कहती है ये क्या हाल बनाया है अपना, और तैयार नहीं होती बिल्कुल भी। और फिर मर्दों का तो एक ही है, तैयार हो भी जाए तो वैसे ही लग रहे होते हैं, ना तैयार हो हैंडसम लग रहे होते हैं, बस मुंह धोते हैं और हैंडसम, कोई जरूरत नहीं है मेकअप की, हुनराम है। ये सच है वैसे। थैंक यू रूज, थैंक यू सो मच। अच्छा रूज, एक और सिनेरियो, वैसे तो ज़रा आप चूंकि ज़रा रिश्तों पर ज़्यादा बनाती हैं और मैं मौजूदा हालात पे उसका टच देना चाहूँगा। इलेक्शन डे है और आपने सास को भी, नंद को भी, देवरानी को भी, जेठानी को भी, सबको पुश करना है कि वोट देने जाना है। वो नहीं जा रही, ना सास जा रही है, ना देवरानी जा रही है, घर की कोई खातून वोट डालने नहीं जा रही, और रूज उन्हें अपने स्पेशल अंदाज में कह रही हैं कि वोट डालना जरूरी। कैसे? ठीक है। हाँ हेलो, हाँ क्या बात है, क्या हो गया? मैंने क्या बोला था? है क्या चल रहा है, क्या वोट देने नहीं जाना क्या? ऐसे वैसे भी तो इधर उधर घूमती फिरती रहती हूँ मॉलों में, यहाँ वोट देने तुमसे उठा नहीं जा रहे, जाए नहीं जा रहे हैं? बताओ मुझे क्या मतलब है? वोट से कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारी सोच है। जाना पड़ेगा ना, उठना पड़ेगा ना, हर वक्त पड़े रहते हो। हाँ बोलो, अपनी बुलाओ ना उनको, अम्मी को बोलो वो भी आए, बेटियों को भी बुलाएं, वैसे तो बड़ी फड़फड़ करती है। सबने वोट देने जाने, मैं बता रही हूँ, आजकल के हालात देख रहे हो ना, इतना जरूरी हो गया है वोट देना। मैं कहती हूँ खाने पीने से ज्यादा बेहतर है ये वोट दो और अपनी पसंद का चुनाव करो। हाँ सीधी सी बात है, मैं तो बता रही हूँ। अल्लाह, तौबा तौबा,
आय हाय वो लाइन ही काट दी, बताओ। कमाल, Very उरूज, nice, very spontaneous, nice. इतना जबरदस्त। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा उरूज, अब तक की सबसे जबरदस्त फॉलो की जाने वाली वीडियो कौन सी जो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आई हो? वो एक मैंने वीडियो बनाई थी अपने बेटे के साथ, मैं रैंडम ऐसे ही बाहर जा रही थी, वो 50 मिलियन क्रॉस कर चुकी है ओवरऑल 50 प्लेटफॉर्म्स पे। अगर million। देखें सिर्फ फेसबुक पर भी उसको देखें तो 35 मिलियन क्रॉस हो चुकी है। उरूज, ऐसा करते हैं, आपकी ये वीडियो जरा सबको दिखाते हैं, दिखाएं जी ये वीडियो उरूज की। ओके। 2 मिनट के लिए सिर्फ मेरे शौहर वहां समोसे लेने गए, वहां सामने, ठीक है, ये बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। इस बच्चे को ऐसा ट्रेन किया है ना मैंने कि ये अपने अब्बा के बिना 1 मिनट नहीं जो है ना अपने अब्बा को कहीं जाने देता, रहता अपने अब्बा के बिना। जिस दिन छुट्टी होती है ना, पूरा का पूरा दिन हमारे साथ गुजारते हैं, क्योंकि इसका रोना देख के वो कहीं जा ही नहीं पाते, सारा वक्त हमारे साथ होते हैं। ये ऐसे ट्रेनिंग करनी है बच्चों की, बस। तो जाहिर है बच्चों के चक्कर में बीवियां भी खुश, और रो और रो और रो। जबरदस्त जी उरूज। क्या बात है। अच्छा उरूज, अच्छा खुद किस तरह का कंटेंट बनाना सबसे ज्यादा पसंद है? देखिए मुझे सास बहू वाला कंटेंट बनाना बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पसंद आता है। उसकी वजह से मुझे जो लोग मिलते हैं, जो बातें करते हैं, इवन अभी कुछ दिन पहले मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, रोने लग गई थी, क्योंकि एक आंटी ने मुझे मैसेज किया हुआ था इंस्टाग्राम पे कि बेटा मैं कैंसर की पेशेंट हूँ एंड आपकी वीडियोस देखती हूँ। मैंने जैसे ही अपने हस्बैंड से बोला, उनके साथ कुछ इश्यूज थे लाइफ में, तो कह रही है जैसे ही मेरी कीमोथेरेपी होती है ना, उसके बाद मैं आती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ उरूज का व्लॉग आया होगा, मैं यूट्यूब पे भी व्लॉग्स बनाती हूँ, या उरूज की वीडियोस आई होंगी, वो दिखाओ। तो मैं कैंसर जैसे उससे मतलब फाइट कर पाती हूँ, के लिए आपकी वीडियो देखती हूँ। और इसके अलावा एक डायलिसिस की थी पेशेंट, उन्होंने बोला कि यार मैं जो है वो जब भी जाती हूँ ना हॉस्पिटल आने के बाद मोटिवेशन मिलती है आपकी वीडियो से। बड़ी बड़ी एज की जब मैं आंटीज को देखती हूँ, 50-60 प्लस वाली भी मुझे देख रही है, और मैं अम्मियों की बड़ी फेवरेट हूँ, क्योंकि मुझे जितनी भी मेरी दोस्त हैं, इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग हैं जिनकी मुझे मैसेजेस आए, काफी बड़े बड़े स्टार्स हैं, इंडिया से बहुत प्यार मिलता है, मैसेजेस आते हैं, आप हमारी जो है वो अम्मी की फेवरेट है। हमारी अम्मी जो है ना वो वीडियो भेजती हैं आपकी हमें, तो फिर मुझे लगता है यार कहीं ना कहीं अम्मियां देख के अपनी बेटियों के साथ जो हो रहा होता है तो वो नहीं वो कर पाती हैं, तो वो चीज देख के ना मुझे होता है कि इसी पर ही बनाना है। और जाहिर है रोज सबसे अच्छी बात ये होती है कि आजकल के जिस तरह के हालात भी चल रहे हैं, हम हर तरफ देख रहे होते हैं कि परेशानियां तो जाहिर है उनसे भी हम घिरे हुए हैं, तो ऐसे में जब इस तरह का कंटेंट आता है जिससे आप हंस पाते हैं, आपके चेहरे पर खुशी आ जाती है, आप मुस्कुराहट आती है आपके चेहरे पे, तो लोग एक दूसरे से शेयर भी कर रहे होते हैं और ऐसे कंटेंट को पसंद भी बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। इसी तरह से वीडियोस बनाती रहें, लोगों के दिलों पे छाई रहें। एक चीज सबीना और भी देखिए, हम अक्सर ये देखते हैं कि जो टिकटॉक स्टार होता है या जो बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा छाया होता है, फिर हमें अचानक से वो किसी ड्रामे में लीड रोल का किरदार अदा करते हैं, या इवन दैट कोई मैटर, कोई और किरदार, या इवन मूवीज में भी। तो रूज, कोई शौक, कोई ऐसा मामला जो कि हो रहा हो और आप आने वाले दिनों में नजर आए हमें ऐसे किसी ड्रामे में या फिल्म में? बिल्कुल, इंशाल्लाह। मेरी जो छोटी बहन है अरसला, तो वो ऑलरेडी उसका ताल्लुक है मीडिया से, वो माशाल्लाह से काफी अच्छे ड्रामे कर चुकी है हर चैनल पे, अभी भी कर रही है, तो वो मुझे काफी कहती है, मैं उसके साथ जाती भी हूँ शूट वगैरह पे। लेकिन अभी मेरा छोटा वाला बेबी थोड़ा छोटा है, लेकिन हाँ इन फ्यूचर में भी आप लोग देख सकते हैं मेरी चल रही है बातचीत, हो सकता है, लेकिन अभी थोड़ा मेरी प्रायोरिटी बच्चा है, छोटा वाला मेरा बेटा, ही इज जस्ट 4 months, तो थोड़े टाइम बाद इंशाल्लाह। हाँ चले बस फिर रोज आज करते हैं कि ब्रेक अब आपने लेनी है, अपने अंदाज से लेनी है, और नाज़रीन से कहना है कि देखते रहना है आपने सुबह से आगे शोएब और सबीन के साथ अपने अंदाज में। ब्रेक आप ले रही हैं। ओके, सो हम हैं भाई सुबह से आगे शोएब एंड सबीन के साथ, और इस वक्त हम जा रहे हैं ब्रेक पे। चैनल चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, यही चैनल लगा के रखना, ठीक है? आ रहे हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय। वेलकम बैक जी। सुबह से आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। और हर घर में एक सवाल ये सवाल आते हैं, एक सवाल मैंने सोचा अभी आप सबसे करूं कि आज आप अपने घर में क्या पका रहे हैं। वेट, स्पेशली अम्मियों का पहला सवाल ये होता है, आज क्या पकाएं। हर घर में ये चल रहा होता है, आज क्या पकाएं। ये सवाल गलत है। क्यों? आज सस्ते में क्या बनाएं, ये सवाल सही है।
महंगाई से तंग है सारे। महंगाई से तंग है महंगाई, सारे। अब महंगाई होगी। महंगाई बहुत ज्यादा होगी, तो महंगाई जो ज्यादा हो जाए तो फिर गल बच जाती है। गल बच जाती है। लेकिन ये कोशिश होती है कि आप सस्ते में खाना जरूर बनाएं, लेकिन उसकी जो ग़िज़ाइयत है वो भरपूर होनी चाहिए। आपका वीक किस तरह से प्लान होना चाहिए कि आपके बच्चों को या आपको वो न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हो और साथ में बहुत ज़्यादा पैसे भी ना लग रहे हो। तो आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि आपका वीकली खाने का प्लान सस्ते में क्या हो सकता है। हमारे साथ मौजूद है जी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर नौशीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक। आप दोनों कैसे हैं? जबरदस्त। आप भी ये सोचती हैं कि आज क्या बनाएं? सबसे मुश्किल सवाल है मेरे घर का भी, आज खाने में क्या बनाएं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी अपनी अपनी पसंद हो जाती है, जो कि बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक क्या बच्चा आवाज लगाता है, मामा आलू बैंगन के अलावा जो मर्जी बनाए। ये शोएब वाला बच्चे तो आलू बैगन, मेरे वाले तो गोश्त के अलावा कहीं जाते ही नहीं, हालांकि न्यूट्रिशनिस्ट के बच्चे हैं। अच्छा, ज्यादातर बच्चों का यही हाल है आजकल। एग्जैक्टली। सो बेसिकली इट्स अ वेरी टेक्निकल सवाल और बहुत ही मुश्किल सवाल है माओं के लिए, जो भी माँ या जो भी किचन मैनेज कर रहा है। यस, यू आर राइट, इन्फ्लेशन है, हमने किस तरीके से इसको मैनेज करना है हमने भी देखना है। तो जनरली मैं ये कहती हूँ कि आप अपने दिन का आगाज बच्चों के साथ जब कर रहे हैं तो एटलीस्ट या खुद भी कर रहे हैं तो प्रोटीन का कोई पार्ट जरूर होना चाहिए। सही। अब वो प्रोटीन का पार्ट जरूरी नहीं है, अगर अंडा है, अंडा नहीं है तो कोई सालन वगैरह कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपके रोटी और प्रोटीन, कार्ब्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन आपने साथ लेके चलना है। सही, यानी नाश्ते में प्रोटीन लाजमी है, वो चाहे अंडे की सूरत में है, वो चाहे गोश्त की सूरत में है, जिस भी सूरत। कबाब बना लिए या आलू और मिक्स करके बना लिए, समथिंग वेरी इकोनॉमिकल, बट दोनों चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। और नाश्ता करना चाहिए बादशाहों की तरह। बिल्कुल करना चाहिए बादशाहों की तरह, और फिर पूरा दिन जो है काम भी करना चाहिए। काम भी करना चाहिए और रात का खाना खाना चाहिए गुलामों की तरह। लेकिन बादशाहों की तरह का मतलब ये नहीं है कि अब एक पूरा मुरगन ग़िज़ाएं लगी हुई हो और सारी चीजें। इसका मतलब ये नहीं होता कि 2-2 3-3 पराठे खाएं और जाके कहें अच्छा 12 बजे कितने बजे 8:30-9 बजे नाश्ता करने के बाद कोई शख्स अगर ये भी 12 बजे शो खत्म होते गई जब अब तो मुझे दोबारा भूख लगी है। एंड लुक एट हाउ फिट ही इज ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू। एक्चुअली मैं एक्सरसाइज बहुत करता हूं, Oh रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस करके जाता हूं। बिल्कुल बिल्कुल वॉक करके जाता हूं। तो सुबह वैसे भी 2-2.5 पराठों वाली बात तो आपने ज्यादा कर दी, आधा पराठा खाता हूं जी। लेकिन इट्स गुड। मैं तो कहती हूँ कि अगर आप कर सकते हैं तो आप खाएं। अब हम नहीं बताएंगे कौन कितने पराठे खा रहा है, लेकिन बच्चों के सारा नजर आ जाते हैं जो कितने पराठे कौन खाता है। वेल, यू आर द ब्लेस्ड वन, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म इस नहीं, मैं वक्त खाता भी कम हूं। अच्छा सही। इस खामोशी में बहुत से जवाब आप बताइए लंच पे क्या खाना चाहिए? लंच पे अच्छा ये है कि आप कोशिश करें कि आपका लंच जो है उसमें सारी चीज़ें शामिल हो। अगर घर का मेन्यू बना रहे हो ना तो मैं ये कहती हूँ कि बच्चों के साथ आपके एक दिन आपके घर में सब्जी पकनी चाहिए और एक दिन आपके घर में कोई गोश्त और उसके साथ कोई दाल वगैरह का कॉम्बिनेशन। ये हमें आदत बचपन से डालनी चाहिए, क्योंकि बच्चे रोजाना गोश्त खा खा के दे स्टॉप ईटिंग जो सब्जियां हैं और वो चीज़ें। अब जहाँ आप सब्जियों की बात कर रहे हैं, मेरा हमेशा ये कहना है कि उसको बहुत ज़्यादा तेल में मत पकाएं, क्योंकि उस सब्जी की सारी फायदियत खत्म हो जाती है और वो जो तेल वाली सब्जी है उसका कोई फायदा नहीं। तो कहते हैं कि विटामिन मर जाते हैं। हाँ बिल्कुल मर जाते होंगे। वो कहते हैं ना, हमारे जो बहुत ही अच्छे वो हैं कॉलीग तौसीक कहते हैं, हमेशा कहते हैं सब्जियों के भी कुछ इंसानी हकूक होते हैं। उससे जब तो जो है ना, सब्जियों के भी कुछ हकूक हैं जिनको जिस तरीके से आपको फायदा दें आप जरूर करें। मैं ये नहीं कहती उबली हुई सब्जियां खाएं, आप ऐड करें खाने में, सलाद में, चीज़ों में, बट उसका तरीका एक है जो उसकी वैल्यू बरकरार रहे। वैसे उबली हुई सब्जियां और तेल में फ्राई हुई भी सही भुनी हुई सब्जियां, क्या फर्क होता है उनकी न्यूट्रिएंट्स में? सबसे पहले तो आप अगर यू आर डूइंग क्लीन ईटिंग तो आपने फैट उसमें दबादब लगा लिया ना, ढेर सारे ऑयल डाल, ठीक है। उसके बाद जब आप हीट करते हैं सब्जी को बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप कच्चे ऑयल में तो उसका जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है, जो उसकी आउटर लेयर होती है सब्जी की, उसमें जितने वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। और फिर आप जब आप ऑयल डाल रहे हैं तो फिर आप उसमें मिर्च मसाले भी डाल रहे हैं, और यहाँ पे वो बॉइल्ड और स्टीम्ड उसका कलर, वो जो सब्जियों के कलर्स होते हैं उनकी एक अपनी अलग अफादियत होती है। अगर आप वो उसको तबाह कर देंगे तो कोई फायदा नहीं होता। बैंगन के कलर की क्या अफादियत है? बैंगनी रंग की क्या अफादियत? अच्छा, पर्पल कलर बड़े मजे का बात है कि अभी मैंने एक शो भी किया था इसी पे सारा, तो पर्पल कलर जो है उसमें सबसे ज्यादा आपके पास विटामिन जो है वो आते हैं, और ये एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर। और
दुनिया की वर्स्ट डिश में आया है इसका नाम। I don't know ये कौन था, 60वें मुझे नंबर वाकई पे। खुद समझ नहीं है ये कैसे, क्योंकि आप लोगों से अगर पूछे, मतलब हम तीनों यहाँ पे बैठे हैं, हम तीनों को आलू बैंगन बहुत पसंद है। एब्सोल्युटली And I don't बैंगन know इन एनी कौन सी फॉर्म, बैंगन का research है भरता, ये। बैंगन का रायता, बैंगन के खट्टे पकौड़े, बैंगन, यस, खट्टे बैंगन, खट्टे मतलब बैंगन, कितने निगारे forms के बैंगन, बैंगन बनते हैं। आई थिंक जब बना रहा था ना उसको पता नहीं था पता कि नहीं होगा बैंगन की कैसे। कितनी क्वालिटी सही बात तो है। बैंगन के भी कुछ हुकूक हैं। बैंगन के भी कुछ हकूक है जिसका खास ख्याल रखा जाए। और क्या कहते हैं, अब आप बात करते हैं कि रात का खाना, उसमें आप कोशिश करें कि आपका सब्जी का कंटेंट ज़्यादा हो। ओके। क्योंकि ज़्यादा ये होता है कि अगर आप बहुत मुरगत ग़िज़ाएं खाएंगे या भारी ग़िज़ा खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं होती, सब्जी इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। तो आपने दाल भी रखनी है, आपने सब्जी भी रखनी है, आपने, मैं ये नहीं कह रही रोज़ाना मुर्गी मछली खाएं तो गुजारा होगा, आप उसको डिफरेंट तरीके से अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। अच्छा, चावल जो है वो हफ्ते में कितनी मरतबा आप इस्तेमाल कर सकते हैं और किस टाइम पे? चावल जो है आप चाहें तो, अगर आप कुछ लोग बहुत चावल फैन होते हैं और कुछ बहुत रोटी फैन होते हैं, अगर आप चावल है तो 4 से 5 मरतबा आराम से दिन में, दोपहर में आप, एक पोर्शन होता है जो कि 8 से 10 टेबल स्पून है, जो कि एक अच्छा पोर्शन बन जाता बेहतर है है। दोपहर में खा लें। दोपहर में खाएं, उबले हुए खाएं, बहुत ज़्यादा उसको फ्राई करके या उसमें मसाला जार डाल के, फिर हर चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती खत्म हो जाती है। अच्छा, रात को भी कुछ लोग जब चावल खा के सोते हैं तो सुबह उठ के फेस पे उनकी एक सोजिश सी होती है कि उनका मुंह सूजा हुआ है या उनकी आंखें सूजी हुई होती हैं। अच्छा, ये 2 चीजें हैं इसमें, ईदर योर एलर्जिक, आप कोई रिएक्शन डेवलप कर रहे हो, ईदर आपने जो चीज खाई है उसमें सॉल्ट ज्यादा था और वो वाटर रिटेंशन retention का है। है। जब वाटर रिटेंशन होती है देन इवेंचुअली आपकी आई बैग्स Bloated हो जाते हैं। एब्सोल्युटली आप ब्लोटेड तो क्या करें? तो आप कोशिश करें कि आप दोपहर में लें, या आप कोशिश करें कि आपका डिनर जल्दी हो जाए। और फिर पानी ज्यादा पिएं। हाँ, पानी, लेकिन फिर सभी, बहुत सारे लोगों को ये होता है कि दे नीड टू गो टू द वॉशरूम फ्रीक्वेंटली, वो रात भर फिर उनकी डिस्टर्ब रहती है। रात में भी बड़ा मसला हो जाता है फिर। हाँ, और आप कोई भी ठीक है। खाना खा रहे हैं तो उससे आधे घंटे पहले या खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना है, और ढेर सारा नहीं पीना वरना पेट फूलता है, एंड दैट गिव्स यू अ और डिस्कम्फर्ट। फिर खाम खा लोग कहते हैं पेट निकला हुआ है। डॉक्टर साहब, Absolute, बहुत हाँ। शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप, गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। नए दौर के नए चैलेंजेस और उन चैलेंजेस को निपटना और अपने आप को उसके लिहाज से ढाल देना, नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराना, वो बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशली अगर हम तालीम के शोबे की बात करें तो अब नई मेथडोलॉजीज, एडवांस टीचिंग मेथड्स को और स्पेशली क्लासरूम को किस तरह से आप बेहतर बना सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे हमारे तालीमी इदारे ऐसे हैं जो कि इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं ताकि हर बच्चा जो उस क्लास में बैठा हुआ है वो कभी भी क्लास डिफरेंस फील ना करे, वो सब बच्चे बराबर हों और एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जहां पर सब बच्चे बराबर होकर एक दूसरे के साथ बैठें, पढ़ें, खेलें और ग्रो करें। यानी इंक्लूसिविटी सबीन, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि डाउन सिंड्रोम है, ऑटिज्म है, ADHD है और कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, कोई Differently कंडीशन हो abled कोई सकता भी है, कोई भी बच्चा। बच्चा, उसके लिए अलग स्कूल, अलग क्लास, अलग उस्ताद, अलग माहौल क्यों? एक ही स्कूल, एक ही क्लास, तमाम बच्चों के साथ क्यों नहीं? तो इस मौजू पर आज हम बात करेंगे। एजुकेशन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड कैसे इस पर काम कर रहा है, उससे एसोसिएटेड है, उसके मार्केटिंग डिपार्टमेंट से मुइज़ कमाल साथ मौजूद है। मुइज़, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुइज़, इंक्लूसिविटी इन क्लासरूम, ये कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त? Assalamualaikum. जनाब शुएब एंड सवीन, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। सर, सिचुएशन ये है कि इस वक्त कराची के अंदर जो आपकी गिनती के लोग, जो हमारे स्कूल्स हैं, वो कोई 5 होंगे जो इंक्लूसिव एजुकेशन पर काम कर रहा है। सो एजुकेशन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसा इदारा रहा है जो पिछले 40 साल से इंक्लूसिविटी के अराउंड काम कर रहा है। हमारे पास पहले दिन से डाउन सिंड्रोम की एक आदत बच्ची थी जो आ रही है। सो हम इंक्लूसिव बाय डिज़ाइन रहे हैं। इससे मुराद ये है कि हमारी हर क्लासरूम में एटलीस्ट 2 बच्चे हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं। इसके अंदर आपका ADHD हो सकता है, जिस तरह आपने अर्ज किया, इसके अंदर डाउन सिंड्रोम हो सकता है, ऑटिज्म हो सकता है, एस्पर्जस हो सकते हैं, ASD माइनर हो सकता है, सेरेब्रल पॉल्सी हो सकता है। तमाम किस्म के जो स्पेक्ट्रम्स हैं उनके बच्चे हमारे स्कूल के अंदर आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास 40 साल से ये मैकेनिज्म रहा है और हम जो है डिफरेंशिएट नहीं करते। हमारी कोशिश एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में AMI स्कूल आता है जो कि पिछले 40 साल से है बिजनेस एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर। हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने बच्चों के अंदर फॉस्टर करें एम्पैथी, कि हर 2 बच्चे जो हमारी क्लासरूम में हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं या कोई किसी किस्म के स्पेक्ट्रम पर हैं,
उनसे ज्यादा तो हमारी जो रेगुलर जो मेन स्ट्रीम बच्चे हैं, क्योंकि हमारा स्कूल एक एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ मेन स्ट्रीम स्कूल, बट एज अ सोसाइटी एज अ कम्युनिटी हम देखते हैं कि बहुत एग्रेशन है हमारी रोड्स के ऊपर, एग्रेशन है बहुत सारे लोगों के अंदर, क्योंकि जनरेशन ट्रॉमा है। इंडिपेंडेंस के बाद से जो जनरेशन आई और उसको मौका नहीं मिला अपनी पीढ़ी से बात करने की कि जनाब ये इंक्लूजन है, ये हमारे प्रॉफिट के जमाने से चलता आ रहा है इंक्लूजन का निजाम, बट एज पाकिस्तानीज इट्स स्टिल अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर अस। सो व्हाट वी ट्राई टू डू नया कॉन्सेप्ट है वो आप इंट्रोड्यूस भी करा रहे हैं। मोइज, मैं चाहूंगी कि ये भी बताइएगा कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जब इन तमाम बच्चों के साथ बैठते हैं उनकी कैपेसिटी किस तरह से बिल्ड होती है, उनके अंदर कितना एक डिफरेंस फील करते हैं, और इसके अलावा आपका इदारा मजीद क्या कर रहा है इन बच्चों के लिए? Absolutely. So, Sabine, so here's the drill. हम जो हमारे पास बच्चा आता है, किसी को पता नहीं होता कि ये जी कोई डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है अनलेस इट्स विजिबल या वाज़ेह होता है, वाज़ेह तौर के ऊपर डाउन सिंड्रोम जिस तरह एक स्पेक्ट्रम है जिसके बच्चे वाज़ेह तौर पर हैं, ऑटिज्म हो गया उसके बच्चे कुछ ट्रेट्स होते हैं। हाउएवर उसके अलावा जो बच्चे हैं यू कैन नेवर डिस्टिंग्विश, बिकॉज हमारा इंक्लूजन का तो मतलब ही जनाब ये है कि हर बच्चा आपके पास आकर स्कूल अटेंड कर रहा है। इस वक्त कराची की आबादी 3 करोड़ की है, 30 मिलियन, उसके अंदर से 5 स्कूल्स हैं जो मेरे फिंगर टिप्स के ऊपर आते हैं जो कि मैं बता सकता हूँ इंक्लूजन के अराउंड काम कर रहे हैं। हमने एक अदद रिसर्च मैनुअल लिखी थी ब्रुनेल यूनिवर्सिटी के साथ, व्हिच वाज पब्लिश्ड बाय ब्रिटिश काउंसिल फॉर HEC, कि हाउ टू ब्रिंग इंक्लूजन इनटू द पाकिस्तानी लैंडस्केप। सो उसके हवाले से हमने एक अदद प्रोग्राम भी स्टार्ट किया, पार के नाम से है। पार जो है स्पेसिफिकली प्रिडोमिनेंटली जो बात करता है वो ये करता है कि हर बच्चे को स्कूल आना चाहिए। वो लाइफ रेडीनेस प्रोग्राम है हमारा, एक पायलट फेज के अंदर है। अच्छा, इसको ही कैरी फॉरवर्ड करते हैं जनाब। हमने एक अदद, मैं चूंकि एडमिशंस भी लीड करता हूं एजुकेशन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड पर, सो हफ्ते के अंदर कोई ऐसे 20 पेरेंट्स से तो मुलाकात होती है जो आकर ऐसे सवालात जरूर पोस्ट करते हैं कि यार डाउन सिंड्रोम के छूने से तो नहीं लग जाएगा, ऑटिज्म इज इट ट्रांसमिटेबल, ADHD, लाइक 3 हफ्ते पुरानी बात है। देयर इज दिस पेरेंट हु केम टू मी एंड आस्क्ड मी कि वेदर ADHD इज समथिंग कि उनका बच्चा कैचअप तो नहीं कर जाएगा। मोइज, मैं जरूर जानना भी चाहूंगा इससे मुताल्लिक कि आप एक सिंपोजियम भी करा रहे हैं 13 और 14 तारीख को, उसकी डिटेल्स अगर आप शेयर करना चाहें हमारे नाजरीन से। जनाब बिल्कुल ठीक है। सो जिस तरह मैंने अर्ज किया कि हमारा स्कूल इंक्लूसिव स्कूल है, हमारे हर क्लासरूम में 2 बच्चे जो डिफरेंटली एबल्ड है। अब जो हम करवाने जा रहे हैं वो कुछ इस किस्म का अवेयरनेस, हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। इंक्लूजन इन क्लासरूम्स, कि हर बच्चे को स्कूल आना चाहिए और बेशक उसको डाउन सिंड्रोम हो, उसको ADHD हो, उसको Asperger's हो। एक इंक्लूजन अवेयरनेस अराउंड इंक्लूजन। और सेकंड जो हमारा आइडिया है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल इवेंट है। हम करवा ये रहे हैं कि हमने पार्टनर किया है कोई 82 इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो होलिस्टिक वेलबीइंग के अराउंड एक इवेंट कर रहे हैं। हमारे पास 82 सेशंस हैं अराउंड माइंडफुल लिविंग, फिजिकल वेलबीइंग, म्यूजिक एंटरटेनमेंट, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, इमोशनल वेलबीइंग, बिल्डिंग कम्युनिटीज, से 82 फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस फॉर द कराचीइट्स टू कम एंड पीपल लिविंग ऑल अक्रॉस पाकिस्तान के वो आए हमारा सेशन अटेंड करें। सो आपके पास कोई 82 सेशंस ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। उसके अलावा जनाब हम जो कर ये रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमारे जो इवेंट का मौजू है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ, हम अपनी टिकट जो हमारी प्राइस है उसका 50% हम प्लेज कर रहे हैं टूवर्ड्स पैलेस्टाइन, यानी कि 300 रुपए हमारे टिकट, 1000 का हमारे पास है, 300 रुपए जा रहा है पैलेस्टाइन की तरफ, हमने किरण फाउंडेशन के साथ पार्टनर किया है, और 200 रुपए जा रहा है डाउन सिंड्रोम के कॉजेस के लिए बाय पार्टनरिंग अप विद KDSP व्हिच इज कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम। सो आप आते हैं हमारे इवेंट पर, ना सिर्फ आपको एक कंप्लीट होलिस्टिक वेलबीइंग जो जिसके अंदर कास्ट, क्रीड, कलर, इंक्लूजन के अंदर ये सब कुछ आता है ना ये, सो आपको एक तो ये मौका मिल रहा है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस मिलते हैं, आप फलस्तीनियों की भी मदद करते हो हमारे साथ मिल जुड़कर, आप डाउन सिंड्रोम के इंडिविजुअल्स की भी मदद कर रहे हो। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल दोस पीपल हु आर वाचिंग दिस शो राइट नाउ। 13 और 14 तारीख को हमारा इंशाल्लाह ताला इवेंट है कीवा स्क्वायर के नाम से, कीवा जिसका मतलब काइंडनेस होता है। सो हम सबको दावत देते हैं कि प्लीज आए, हमारे साथ जुड़ें और पाकिस्तान को एक इंक्लूसिव सोसाइटी और नॉन जजमेंट और एक टॉलरेंट सोसाइटी बना सकें। जनाब दैट्स इट प्रीटी मच। बहुत शुक्रिया मुईज कमाल साथ मौजूद थे और हमसे इस अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। नाजरीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।